गुड आफ्टरनून क्लास। लास्ट टाइम हमने स्प्लाइन रिप्रेजेंटेशन पढ़ा कि बेसिकली हम किसी भी स्प्लाइन कर्व को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्या स्प्लाइन कर्व की डेफिनेशन होती है। ठीक, ये सारी चीजें कल हमने समझ ली थी अच्छे से। आज हम कुछ ऐसे बेसिक्स टर्म्स के बारे में जब बात करेंगे जो स्प्लाइन कर्व्स में यूज होते हैं, या यू कहें स्प्लाइन कर्व्स में और स्प्लाइन कर्व्स के बिजायर कर्व और बी स्प्लाइन कर्व में यूज होते हैं। उन बेसिक्स टर्म्स को समझना बहुत जरूरी है। अगर हम उन टर्म्स को नहीं समझेंगे तो हम किसी भी स्प्लाइन कर्व को ना तो प्रॉपर तरह से डिजाइन कर पाएंगे, ना उनके इक्वेशंस को समझ पाएंगे, और ना ही ये समझ पाएंगे बेसिकली इस स्प्लाइन कर्व का फ्लो ऐसा ही क्यों है, ऐसा क्यों नहीं है, कंटिन्यूटी क्या चीज है, अप्रोक्सीमेशन क्या है, इंटरपोलेशन क्या है, कोई स्प्लाइन कर्व कंट्रोल पॉइंट के ऊपर से कभी कभी नहीं जाता है तो क्यों नहीं जाता है, ऐसे कर्व को क्या बोलते हैं। तो ये सारी चीजें ओवरऑल कहने का अर्थ ये है मेरा कि आज हम स्प्लाइन रिप्रेजेंटेशन में या इस यू कहें कि स्प्लाइन कर्व में यूज होने वाले कुछ बेसिक्स टर्म्स पढ़ेंगे, तभी हम आगे बी स्प्लाइन और बिजायरस कर्व्स अच्छे से समझ पाएंगे। तो हमारा आज का पहला टॉपिक है स्प्लाइन रिप्रेजेंटेशन में इंटरपोलेशन वर्सेस अप्रोक्सीमेशन। इंटरपोलेशन वर्सेस अप्रोक्सीमेशन। आपको मैंने कल भी बताया था अपने स्प्लाइन रिप्रेजेंटेशन वाले लेक्चर में कि जब भी किसी स्प्लाइन कर्व को ड्रॉ करते हैं तो स्प्लाइन कर्व को ड्रॉ करने के लिए हमें कई सारे कंट्रोल पॉइंट्स लेने होते हैं। उन कंट्रोल पॉइंट्स को यूज करके हम किसी कर्व को ड्रॉ करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दे चुका हूं एक दो बार, आज मैं एक फिर छोटा सा आपको डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं ताकि आपको समझने में थोड़ी आसानी हो। जैसे सपोज करिए हमने 4 पॉइंट्स लिए हैं, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, और ये मान लीजिए हमने लिया ये चौथा पॉइंट। ठीक है, तो हमारा हमारा जो कर्व होगा वो कर्व इन चारों पॉइंट से हो के नहीं जाएगा, ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन हो सकता है इनमें से किसी पॉइंट से होके जाए और इनमें से किसी पॉइंट से होके ना जाए। तो जो चार पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं P1, P2, P3 और ये P4, ठीक है। तो इन चार पॉइंट जो आपको दिख रहे हैं ये 4 पॉइंट्स हमारे कंट्रोल पॉइंट्स होंगे। तो अगर कुछ पॉइंट से हमारा कर्व होके जाएगा और कुछ पॉइंट से होके हमारा कर्व नहीं जाएगा। अगर ऐसे कर्व, ऐसे स्प्लाइन कर्व जो सभी कंट्रोल पॉइंट से होके जाते हैं, ऐसे कर्व को हम इंटरपोलेशन बोलते हैं। ऐसे कर्व को क्या बोलते हैं? इंटरपोलेशन बोलते हैं। तो सपोज करिए अगर हम इस 4 कंट्रोल पॉइंट्स को लूं और अगर हमारा P1 स्टार्ट पॉइंट और P4 एंड पॉइंट है तो हमारे कर्व का फ्लो कुछ ऐसा होगा, देखिएगा, देख रहे हैं? यानी आपको हमने 4 पॉइंट लिए थे तो हमारे 4 कंट्रोल पॉइंट के थ्रू जो हमने कर्व बनाया उस कर्व की डिग्री यहाँ पे 3 होगी। जैसा कि मैंने लास्ट टाइम भी बताया था 4 कंट्रोल पॉइंट से जो कर्व बनेगा उसकी डिग्री 3 होगी। अब एक चीज देखिए, इसकी डिग्री 3 है, ठीक है, इसीलिए इसमें अप एंड डाउन ओवरऑल 2 होंगे। यहां देखिए कर्व एक बार ऊपर जा रहा है और कर्व एक बार नीचे जा रहा है, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं एक ऐसा कर्व बना दूं लाइक दिस, ठीक है, तो इसमें देखिए कितने अप एंड डाउन है, 1 2 3 एंड 4 अप एंड डाउन है। तो 4 अप एंड डाउन का मतलब क्या होगा, इसकी डिग्री 5 होगी, ठीक है, और इसमें जो कंट्रोल पॉइंट्स होंगे वो 6 होंगे। तो इस तरह से हम बेसिकली किसी भी स्प्लाइन कर्व को जब रिप्रेजेंट करते हैं, ड्रॉ करते हैं, तो हम कंट्रोल पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं उसमें। तो यहाँ देखिए इंटरपोलेशन और अप्रोक्सीमेशन हम अभी पढ़ रहे हैं। तो इंटरपोलेशन और अप्रोक्सीमेशन में आपके यहाँ फिगर में दिख रहा होगा रेड रेड डॉट्स दिख रहे हैं आपको, रेड डॉट्स दिख रहे हैं। उन रेड डॉट्स के ऊपर हमने एक ब्लू लाइन का एक कर्व ड्रॉ किया हुआ है। तो ये जो ब्लू लाइन वाला कर्व है, ये ब्लू लाइन वाला कर्व इन सभी कंट्रोल पॉइंट्स से होके जा रहा है। तो ऐसे कर्व को हम बोलते हैं इंटरपोलेशन, ऐसे कर्व को हम बोलते हैं इंटरपोलेशन।
लेकिन यही इस वाले फिगर में अगर आप देखें तो कई सारे कंट्रोल पॉइंट्स हैं, और इन सभी कंट्रोल पॉइंट्स में से सिर्फ हमारा कर्व 2 कंट्रोल पॉइंट को टच कर रहा है, फर्स्ट एंड लास्ट। तो ऐसे कर्व को हम बोलते हैं, ऐसे कर्व जिसमें हमारा कंट्रोल ग्राफ सारे कंट्रोल पॉइंट्स को फॉलो ना करे, सारे कंट्रोल पॉइंट्स को फॉलो ना करे, कुछ ही कंट्रोल पॉइंट्स को फॉलो करे, तो ऐसे कर्व को हम बोलते हैं अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, तो यहाँ अगर डिफिनेशन के अकॉर्डिंग देखें तो देखिए कह रहा है वी स्पेसिफाई अ स्प्लाइन कर्व बाय गिविंग ए सेट ऑफ कोऑर्डिनेट पोजीशंस कॉल्ड कंट्रोल पॉइंट्स। अगर हमने कई सारे पॉइंट्स ले लिए हैं स्प्लाइन कर्व को ड्रॉ करने के लिए, तो ऐसे पॉइंट्स को हम कंट्रोल पॉइंट्स बोलते हैं, which indicates the general shape of the curve, जो कि कर्व का जनरल शेप रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, these control points are then fitted with piecewise continuous parametric polynomial function in one of two ways। तो ये जो कंट्रोल पॉइंट्स हैं, अगर सपोज करो हमारे पास 16 कंट्रोल पॉइंट है, तो उन 16 कंट्रोल पॉइंट को हम 4-4 कंट्रोल पॉइंट का सेट बना देंगे। तो पहले 4 कंट्रोल पॉइंट को यूज करके हम एक कर्व प्लॉट करेंगे, एक कर्व प्लॉट करेंगे, अगले 4 पॉइंट को यूज करके हम एक कर्व प्लॉट करेंगे, अगले 4 कंट्रोल पॉइंट को यूज करके एक कर्व प्लॉट करेंगे, अगले 4 कंट्रोल पॉइंट को यूज करके एक कर्व प्लॉट करेंगे। तो हमने जो ओवरऑल कर्व एक बनाना था, उस एक सिंगल कर्व को हमने पीस वाइज पॉलिनोमियल क्यूबिक कर्व में उसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, when polynomial section are fitted so that the curve passes through each control points as figure 1, जैसा कि आपको इस फिगर में दिख रहा है, हमारा ग्राफ जो है हर एक कंट्रोल पॉइंट को फॉलो करता हुआ जा रहा है। ठीक है, the resulting curve is said as interpolate the set of control points। ठीक है, on the other hand when the polynomial are fitted to the general control point path without necessary passing through the control point, the resulting curve is said to approximate the set of control points। यानी इसे कहने का मतलब यह है कि जब हमारा कर्व कंट्रोल पॉइंट्स से होता हुआ ना जाए, यहाँ देखिए कह रहा है fitted to the general control points path without necessary passing through any control points। कोई जरूरी नहीं है कि कंट्रोल पॉइंट से होता हुआ ही जाए। ठीक है, उस कंट्रोल पॉइंट्स के या तो ऊपर होगा कर्व या तो नीचे होगा, मतलब उस कंट्रोल पॉइंट्स के आगे पीछे ही अगर कर्व है लेकिन कंट्रोल पॉइंट पे नहीं है, तो ऐसे कर्व को हम बोलते हैं अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, अप्रोक्सीमेट द सेट ऑफ कंट्रोल पॉइंट्स। और अगर वो कर्व हमारे कंट्रोल पॉइंट से होता हुआ जा रहा है, कंट्रोल पॉइंट पे है अगर, तो ऐसे कर्व को हम बोलते हैं इंटरपोलेशन, यानी इंटरपोलेट द सेट ऑफ कंट्रोल पॉइंट्स। तो यहां अगर देखिए इंटरपोलेशन में क्या रहा है, इन इंटरपोलेशन द कर्व पासेस थ्रू ऑल द कंट्रोल पॉइंट्स कॉल्ड इंटरपोलेशन। सारे कंट्रोल पॉइंट्स होके जा रहा है तो उसको हम बोलेंगे इंटरपोलेशन। इंटरपोलेशन यूज्ड फॉर एनिमेशन, इंटरपोलेशन का यूज बेसिकली एनिमेशन में करते हैं। ठीक है, और अप्रोक्सीमेशन क्या है, इन अप्रोक्सीमेशन द कर्व डज नॉट पास थ्रू ऑल द कंट्रोल पॉइंट्स कॉल्ड अप्रोक्सीमेशन। अप्रोक्सीमेशन में हमारा कर्व सारे कंट्रोल पॉइंट से होता हुआ नहीं जाता है, कुछ ही कंट्रोल पॉइंट से होता हुआ जाता है, तो ऐसे स्प्लाइन कर्व को हम बोलते हैं अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेशन कहां पे यूज होता है, अप्रोक्सीमेशन यूज्ड फॉर स्ट्रक्चर ऑफ शेप। स्ट्रक्चर ऑफ शेप का मतलब आप ये समझिए, एक कुम्हार जब एक घड़ा बनाता है, तो कुम्हार जब घड़ा बनाने से पहले ऐसा थोड़ी मिट्टी को लेकर तुरंत घड़े का शेप दे देता है, पहले उस मिट्टी को उसको मिट्टी को गोल वाली चक्री पे रख के उसको एक गोल शेप देने की कोशिश करता है जो घड़े के आकार का हो। जब घड़े के आकार में उसको गोला कर लेता है, तब उसमें क्या करता है, वो अपनी अंगुलियों से थोड़ा आगे थोड़ा पीछे दबा करके कभी उसको उसका उसमें अलग अलग तरह के उभार लाता है। आप मटके को देखेंगे, जब कोई कुम्हार बनाता है तो पहले उसको गोल शेप दे लेता है, उसके बाद उसमें फिर अपनी अंगुलियों को आगे पीछे करके इस तरह से प्रेस करता है कि उस मटके में एक अजीब सा कर्व बनने लगता है, जो उसका सरफेस है मटके का, वो कर्वेचर फॉर्म में आने लगता है। तो वो कर्वेचर
वो इस तरह से डिफाइन कर रहा है, यानी वो कंट्रोल पॉइंट से कभी अपने उस कर्व को आगे कर दे रहा है और कभी कंट्रोल पॉइंट से पीछे कर दे रहा है, तो इस तरह से उसके शेप को चेंज कर पा रहा है। तो कहने का मतलब है अप्रॉक्सीमेशन का यूज हम किसी भी कर्व के शेप को चेंज करने के लिए करते हैं। अप्रॉक्सीमेशन में किसी भी कर्व के शेप को चेंज करने के लिए करते हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं कि जैसे सपोज करिए मैंने 3 पॉइंट्स ले रखे हैं, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और ये तीसरा पॉइंट, ठीक है। तो मैं इन 3 पॉइंट को यूज करके अगर बेटा कर्व प्लॉट करूं तो देखिए ये तीनों हमारे क्या कंट्रोल पॉइंट है, ठीक है। इन कंट्रोल पॉइंट से पहले मैं कवर्ड एरिया बना लूंगा जिसको मैं बोलूंगा कॉन्वेक्स हल। कॉन्वेक्स हल का मतलब इन तीनों कंट्रोल पॉइंट में एक रबड़ बैंड फंसा दीजिए, तीनों कंट्रोल पॉइंट में एक रबड़ बैंड फंसा दीजिए, तो रबड़ बैंड कुछ इस तरह से आ जाएगा जैसा आपको एक ट्रायंगल शेप दिख रहा है रेड कलर का, ठीक है। अब मैं इन तीनों कंट्रोल पॉइंट को यूज करके अगर एक कर्व प्लॉट करूं तो हो सकता है वो कर्व ऐसे जाए, ठीक। और मे भी हो सकता है वो कर्व ऐसे जाए, मे भी हो सकता है कर्व हमारा ऐसे जाए। ये देखिए इन्हीं 3 कंट्रोल पॉइंट को यूज करके हमने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कर्व ड्रॉ किया है, जो तीनों के तीनों कर्व अलग अलग शेप में दिख रहे हैं। इन तीनों कर्व के जो शेप हैं बेटा वो अलग अलग हैं, यानी हम इंटरपोलेशन हम अप्रोक्सीमेशन मेथड का यूज करके हम कंट्रोल पॉइंट के क्षेत्र के अंदर ही रख करके, कंट्रोल पॉइंट के क्षेत्र के अंदर ही है, कंट्रोल पॉइंट के रीजन में, यानी यू कहें कॉन्वेक्स हल के अंदर ही है, और उसके अंदर रहते हुए हम कंट्रोल पॉइंट को इस तरह से फॉलो कर रहे हैं कि हम कर्व के शेप को चेंज कर दे रहे हैं according to our requirement in which I want to give the proper shape to the curve, ठीक है। जिस शेप में हम कर्व को लाना चाहते हैं उस शेप में हम कर्व को रख सकते हैं, अगर हम कंट्रोल पॉइंट्स को इस तरह से फॉलो करें कि वो कंट्रोल पॉइंट्स को टच ना करे, कंट्रोल पॉइंट्स के इर्द गिर्द ही रहे, ठीक है। तो ऐसे कर्व को हम बोलते हैं अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। स्प्लाइन कर्व में हम कंट्रोल पॉइंट्स को यूज करते हुए 2 तरह से कर्व ड्रॉ करते हैं। पहले मेथड को बोलते हैं इंटरपोलेशन, दूसरे मेथड को बोलते हैं अप्रोक्सीमेशन। इंटरपोलेशन वाले में कर्व जो है ग्राफ के कर्व के हर एक कंट्रोल पॉइंट से होकर जाता है। इंटरपोलेशन में कर्व जो है हर एक कंट्रोल पॉइंट से होता हुआ जाता है, किसी कंट्रोल पॉइंट को स्किप नहीं करेगा, हर कंट्रोल पॉइंट को फॉलो करेगा। लेकिन अप्रोक्सीमेशन में हो सकता है किसी कंट्रोल पॉइंट को फॉलो करे, किसी कंट्रोल पॉइंट को फॉलो ना करे। तो स्प्लाइन रिप्रेजेंटेशन में हम स्प्लाइन्स को 2 तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इंटरपोलेशन फॉर्म में और अप्रोक्सीमेशन फॉर्म में। नेक्स्ट है हमारा कॉन्वेक्स हल। कॉन्वेक्स हल मैं इससे पहले भी आपको एक बार शॉर्ट व्यू दे चुका हूं कॉन्वेक्स हल का। जैसा कि आप यहाँ फिगर में देख रहे होंगे, कई सारी कील मैंने ठोक रखी है, कई सारी कील मैं काटी, कई सारी कील मैंने एक सरफेस पे पिंच कर रखी है। और हमने क्या किया है, एक रबड़ बैंड लिया, एक सिंगल रबड़ बैंड लिया। अब उस सिंगल रबड़ बैंड को हम इन कील में इस तरह से फंसा रहे हैं कि एक स्पेसिफिक एरिया कवर करे। तो जो एरिया कवर करेगा उस एरिया का मतलब ये है कि हम इन सभी कील वाले पॉइंट्स को, जिनको हम कंट्रोल पॉइंट कहेंगे, इन सभी कंट्रोल पॉइंट को फॉलो करते हुए अगर कोई कर्व बनाए तो वो कर्व इस एरिया के अंदर एग्जिस्ट करेगा, इसके बाहर नहीं जाएगा। कहने का अर्थ यह है कि वो इन कंट्रोल पॉइंट पे या तो रह भी सकता है या नहीं भी रह सकता है। अगर कंट्रोल पॉइंट पे रहेगा तो कंट्रोल पॉइंट को फॉलो कर रहा है, और कंट्रोल पॉइंट में नहीं रहेगा इसका मतलब उसके उसको अप्रोक्सीमेट वे में फॉलो कर रहा है, उस कंट्रोल पॉइंट के इर्द गिर्द ही है। जैसा कि आप यहाँ बगल में देखिए 2 फिगर आपको दिख रहे होंगे, इन दोनों फिगर में मैं इस फिगर को ही कॉपी कर लेता हूं, फिर आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं। इस फिगर में देखिए हमारे पास 4 पॉइंट्स हैं। ये हमारा पॉइंट P0 है, ये हमारा पॉइंट P1 है, ये हमारा पॉइंट P2 है, और ये हमारा पॉइंट P3 है। अगर मैं इस कॉन्वेक्स हल पे मूव करूं तो पहले P0 से P1 पे आऊंगा, P1 से P2 पे जाऊंगा,
कहने का अर्थ है अगर मैं इस कॉन्वेक्स हल को फॉलो करूं तो हमारा P0 है, P0 से P1 पे आऊंगा, P1 से P0 से P1 पे आऊंगा, P1 से P2 पे जाऊंगा, फिर P2 से P3 पे आऊंगा। तो जो कर्व का फ्लो होगा वो फ्लो पहले नीचे की ओर होगा फिर ऊपर की ओर होगा। तो सेम हियर, जैसा मैंने आपको यहाँ रेड लाइन, आपको रेड लाइन दिख रही है, ये रेड लाइन पहले नीचे P0 से P1 की ओर आ रही, फिर P1 से P2 की ओर जा रही, फिर P2 से P3 की ओर जा रही है। सेम देखिए कर्व जो ड्रॉ हो रहा है कुछ इसी फ्लो में हो रहा है। कर्व का कर्वेचर पहले डाउन साइड में है, आफ्टर दैट कर्व का जो कर्वेचर वो अपवर्ड साइड में है। तो यहाँ पे जो कर्वेचर है एक बार डाउन जा रहा है, एक बार अप जा रहा है, यानी दो कर्वेचर बन रहे हैं। अगर दो कर्वेचर बन रहे हैं इसका मतलब इस कंट्रोल पॉइंट्स, ये जो दो आपको दो कर्वेचर दिख रहे हैं, इस दो कर्वेचर को ड्रॉ करने के लिए हमने यहाँ कितने पॉइंट लिए हैं? 4 पॉइंट्स लिए हैं। कितने पॉइंट लिए हैं? 4 पॉइंट्स लिए हैं, ठीक है। अब इस 4 पॉइंट को यूज करके हम ये जो यहाँ कर्व प्लॉट कर रहे हैं, इस कर्व की डिग्री हमारी होगी 3, इस कर्व की डिग्री होगी हमारी 3। तो और जैसे यहाँ पे एक और फिगर आपको दिख रहा है, ये पॉइंट P0 है, देन पॉइंट P1, देन पॉइंट P2, ठीक है। तो ये जो कॉन्वेक्स हल यहाँ बन रहा है, तो इस कॉन्वेक्स हल का मतलब ये है कि हमारा जो कंट्रोल पॉइंट को फॉलो करते हुए जो कर्व बनेगा वो कुछ इस तरह से हो रहा है, देख रहे हैं, कुछ इस तरह से हो रहा है। तो जो कंट्रोल, ये जो कर्व का फ्लो है, जो कर्व का मूवमेंट का डायरेक्शन है, ये कर्व का जो कर्वेचर है वो कहीं ना कहीं कंट्रोल पॉइंट से डिफाइंड हो रहा है। ये कंट्रोल पॉइंट हमारे किस तरह से गिवन है उसके अकॉर्डिंग ही हम क्या कर रहे हैं, कर्व के फ्लो को डिसाइड कर पा रहा है। इसीलिए हम कह रहे हैं इन पॉइंट्स को, इन कोऑर्डिनेट पॉइंट्स को हम पॉइंट ना बोल के कंट्रोल पॉइंट बोल रहे हैं, क्योंकि ये हमारे कर्व के फ्लो को कंट्रोल भी करते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स हल। तो कॉन्वेक्स हल में बेसिकली क्या कह रहा है, द बाउंड्री फॉर्म्ड बाय द सेट ऑफ कंट्रोल पॉइंट्स फॉर अ स्प्लाइन इज नोन एज अ कॉन्वेक्स हल। जो बाउंड्री आपकी फॉर्म हो रही, जो बाउंड्री आपने डिजाइन किया बाय यूजिंग द कंट्रोल पॉइंट्स, दैट बाउंड्री इज कॉल्ड कॉन्वेक्स हल। लाइक जैसा कि मैंने थोड़ी पहले आपको एग्जांपल दिया कि कई सारे कील में आप एक रबड़ बैंड फंसा दिए तो जो एरिया बनेगा, उस एरिया में जो आप कर्व बनाएंगे उन कंट्रोल पॉइंट्स को फॉलो करते हुए, वो एरिया हमारा एक कॉन्वेक्स हल कहला रहा है। यहाँ पे देखिए कह रहा है ए पॉलीलाइन यानी डैश्ड लाइन कनेक्टेड द कंट्रोल पॉइंट्स। जैसे इस वाले सेम फिगर है, ये वाला फिगर जो कील के बगल वाली जो फिगर आपको दिख रही है, ठीक है, इस फिगर को यहाँ पे कंट्रोल पॉइंट के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है कि पहले हम P0 से P1 पे आ रहे हैं, फिर P1 से P2 जा रहे हैं, फिर P2 से P3 जा रहे हैं, यानी हम एक बार डाउन साइड मूव करें देन अप साइड मूव करें, तो हमारे कर्व का जो फ्लो होगा पहले डाउन साइड होगा देन अप साइड होगा, और वो फ्लो बिल्कुल इस टाइप में होगा कि उसमें कर्वेचर हो, उसमें स्मूथनेस हो, फ्लेक्सिबिलिटी हो, ताकि वो कर्व की जैसा दिखे। वही कह रहा है ए पॉलीलाइन यानी डैश्ड लाइन connecting the control points in order is known as control graph। यानी जो डैश लाइन आपको दिख रही है इस वाले फिगर में, जो मैंने रेड लाइन बनाया है, रेड लाइन यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि ये जो आपको डैश लाइन दिख रही है, यानी ये जो लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ, ये लाइन जो मैंने रेड लाइन ड्रॉ की, ये जो आपका डैश लाइन है वो तो कॉन्वेक्स हल हो गया, लेकिन जो मैंने रेड लाइन ड्रॉ किया, ये रेड लाइन हमारा कंट्रोल पाथ है, ये रेड लाइन हमारा कंट्रोल पाथ है। उसी चीज को यहाँ पे कह रहा है द पॉलीलाइन डैश लाइन इन बिलो फिगर कनेक्टिंग द कंट्रोल पॉइंट्स इन ऑर्डर। ये उन कंट्रोल पॉइंट्स को उन ऑर्डर में कनेक्ट करता है जिस ऑर्डर में ग्राफ का फ्लो होना है। तो इस कंट्रोल इन डॉटेड लाइन से बने हुए पॉलीलाइंस को हम बोलते हैं कंट्रोल ग्राफ, ठीक है। यही ग्राफ के फ्लो को डिसाइड भी करता है। show the flow of graph usually displayed to help designers keep track of their spline। ये कंट्रोल ग्राफ यानी ये जो डैश डैश लाइंस है, इसको मैं एक बार यहाँ कॉपी करके आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। एक मिनट, यहाँ देखिए इस वाले फिगर, एक मिनट, इस वाले फिगर में भी हमारे 4 पॉइंट्स हैं P0, P1, P2, P3।
इस वाले फिगर में भी हमारे 4 पॉइंट्स है, P0, P1, P2, P3, सेम वही पॉइंट जो इस वाले पहले फिगर में सी दूसरे फिगर में, ठीक है। लेकिन ये जो पहले वाले फिगर में जो डॉटेड लाइन बनाई है, इस डॉटेड लाइन को हम बोल रहे हैं कॉन्वेक्स हल। वही देखिए दूसरे वाले फिगर में जो हमने डॉटेड लाइन बनाई, वो डॉटेड लाइन कुछ इस तरह से है, ठीक है, कुछ एन के शेप में आ रही है। ये जो डॉटेड लाइन है, ये डॉटेड लाइन कॉन्वेक्स हल नहीं है, कंट्रोल पाथ है। ये डिसाइड करेगा कि ग्राफ का जो फ्लो होगा वो फ्लो कैसा होगा। तो देखिए कंट्रोल पाथ पहले डाउनवर्ड साइड जा रहा है, फिर अपवर्ड साइड जा रहा है। यानी डिजाइनर को इस कंट्रोल पॉइंट को यूज करके जो कंट्रोल पाथ डिजाइनर बनाएगा, इस कंट्रोल पाथ को देख के वो आइडेंटिफाई कर सकेगा कि ग्राफ का जो, सॉरी ग्राफ में बोल रहा हूँ, कर्व का जो फ्लो होगा वो कर्व का फ्लो कैसा होगा। तो इस कंट्रोल पाथ को देखते हुए, यानी इस पॉली लाइन को देखते हुए जो डिजाइनर वो आइडेंटिफाई कर पाएगा कि इन कंट्रोल पॉइंट्स को यूज करके अगर मैं कोई कर्व प्लॉट करूं तो उस कर्व को जो डायरेक्शन होगा पहले डाउनवर्ड साइड होगा, देन अपवर्ड साइड होगा, लाइक अ साइन वेव। ओके, सेम हियर, यहाँ जो दूसरा तीसरा ये वाली फिगर आपको दिख रही है, एक मिनट, ये वाली जो फिगर दिख रही है इसमें P0, P1, P2 3 पॉइंट है। इस फिगर में जो आपको ट्रायंगल दिख रहा है, डॉटेड लाइन से बना हुआ ट्रायंगल जो दिख रहा है, ये ट्रायंगल हमारा कॉन्वेक्स हल है। लेकिन इसी 3 कंट्रोल पॉइंट को यूज करके हमने जो पॉली लाइन बनाया है, वो पॉली लाइन कैसा है, लाइक दिस, दिस एंड दिस, कुछ ऐसा है। तो ये जो पॉली लाइन से बना हुआ शेप है, ये हमें ये बताएगा कि हमारा जो कर्व का होगा, कर्व का फ्लो क्या होगा, यानी कंट्रोल पाथ की तरह काम करेगा। ठीक है, अब हम आगे मूव करते हैं। तो ये तो हो गया हमारे कॉन्वेक्स हल, ठीक है, एंड कंट्रोल पाथ। अब हम बात करते हैं कॉन्टिन्यूटी की। कॉन्टिन्यूटी का मतलब यहाँ पे बेसिकली कॉन्टिन्यूटी पढ़ने की जरूरत इसलिए है क्योंकि मैं आपको स्टार्टिंग से बोलता आ रहा हूं कि हमें जो भी कर्व प्लॉट करना है, उस कर्व को प्लॉट करने के लिए नंबर ऑफ कंट्रोल पॉइंट्स बहुत ज्यादा गिवन होते हैं, लाइक 20, 25, 30। इतने ज्यादा कंट्रोल पॉइंट्स को यूज करके हम एक सिंगल कर्व नहीं बना सकते हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं, कर्व को कई सारे पार्ट में ब्रेक कर देते हैं, यानी कर्व को हम पीस वाइज पॉलिनोमियल कर्व में ब्रेक कर देते हैं। पीस वाइज मतलब टुकड़ों में, पॉलिनोमियल मतलब हर एक टुकड़े को हम एक क्यूबिक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम एक बड़े से कर्व को हम क्या करते हैं, एन कर्व में डिवाइड कर देते हैं, एन कह लें या के कह लें, के कर्व में हम डिवाइड कर देते हैं। इसलिए हम इसको बोलते हैं पीस वाइज क्यूबिक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन ऑफ स्प्लाइन कर्व। स्प्लाइन कर्व की जो एक्सप्रेशन में यहाँ पढ़ते हैं वो क्यूबिक एक्सप्रेशन होती है, ठीक है। इसीलिए उस एक्सप्रेशन, और वो एक्सप्रेशन जो है होल कर्व को एक्सप्लेन नहीं कर रही है, उस कर्व के किसी पीस को एक्सप्लेन कर रही है। दैट्स व्हाई आई कॉल्ड piecewise cubic polynomial expression, piecewise cubic polynomial spline curve expression। ओके, तो अगर हमारे पास एक बड़े से कर्व को हमने कई सारे कर्व में ब्रेक कर दिया है, ठीक है, और उसके बारे में एक बड़े से कर्व को डिजाइन कर रहे हैं, तो अगर यानी कि यू कहें, हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, हम कई छोटे छोटे कर्व को मिला करके एक बड़ा कर्व बना रहे हैं, ठीक है। तो कई सारे छोटे छोटे कर्व को मिला के अगर बड़ा कर्व बना रहे हैं, तो क्या जब हम कई सारे कर्व को मिला रहे हैं तो उन कर्व में कॉन्टिन्यूटी है या नहीं है। कॉन्टिन्यूटी का अर्थ बेटा यहाँ पे ये है, यहाँ नोट्स में देखिए आपको दिख रहा होगा, हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है कॉन्टिन्यूटी कंडीशन। कॉन्टिन्यूटी कंडीशन का मतलब ये है कि कर्व में कॉन्टिन्यूटी होगी या नहीं होगी। इसको समझने से पहले मैं आपको पहले एक वीडियो दिखा देता हूँ, आप उस वीडियो को देख लीजिए, आपको बड़े अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेवल ऑफ कॉन्टिन्यूटी की अगर बात करें तो अभी आप देखिए, कॉन्टिन्यूटी अगर हम दो कर्व के बीच की एग्जिस्ट करें तो यानी कि दो कर्व दिख रहा है, एक रेड पॉइंट वाला कर्व जो खत्म हो रहा है और एक ब्लू पॉइंट वाला कर्व, ठीक है। तो अभी जब ये कार मूव करेगा पहले कर्व से होते हुए फिर दूसरे कर्व पे, तो वो देखिएगा अभी पहले कर्व से दूसरे कर्व पे जाएगा, ये देखिए पहले कर्व दूसरे कर्व के बीच में गैप है, यानी वो ज्वाइंट नहीं है, यानी यहाँ कॉन्टिन्यूटी नहीं है, ठीक है। तो हमें एक कर्व में ये भी देखना होगा कि ये इस तरह की कॉन्टिन्यूटी है कि नहीं, कि वो दोनों कर्व एक दूसरे से जुड़े हुए हो। तो पहली कॉन्टिन्यूटी हम क्या चेक करेंगे कि दो कर्व आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हो, पहले का एंड पॉइंट और दूसरे का स्टार्ट पॉइंट दोनों में एक दूसरे से कनेक्टेड हो। अब यहाँ दूसरी कॉन्टिन्यूटी की बात करिए, देखिए इस कर्व में दोनों कर्व जुड़े तो हैं, लेकिन इन दोनों कर्व में इतनी स्मूथनेस नहीं है कि गाड़ी उस पर बड़े स्मूथ वे में उस पर टर्न कर सके, ठीक है। एक और अगली कॉन्टिन्यूटी की जो हम बात करेंगे उसमें देखिए इस फिगर में
अभी आपको दिखेगा एक फिगर में जो कर्व यहाँ देखिए, जिस पॉइंट पे कर्व यहाँ ज्वाइन, यहाँ पे जो कर्व ज्वाइंट हो रहा है, इसमें इतनी स्मूथनेस है कि ये कर्व हम कहेंगे कि हाँ एक दो कर्व यहाँ प्रॉपर तरह से ज्वाइंट और उसमें कंटिन्यूटी एग्जिस्ट कर रही है। तो ओवरऑल कहने का मतलब मेरा ये है यहाँ पे कि हम पढ़ने जा रहे हैं कंटिन्यूटी। अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा फिगर में, एक कर्व ऐसे था और वहीं साथ में दूसरा कर्व ऐसे था। तो ये दोनों कर्व, ये पहले वाले कर्व का ये एंड पॉइंट है और ये दूसरे वाले कर्व का स्टार्ट पॉइंट है। कंटिन्यूटी का मतलब है हमें कई लेवल की कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी, जीरो लेवल कंटिन्यूटी, फर्स्ट लेवल कंटिन्यूटी, सेकंड लेवल कंटिन्यूटी। तो अगर यहाँ जीरो लेवल कंटिन्यूटी की बात करें तो जीरो लेवल कंटिन्यूटी में हम ये चेक करते हैं कि क्या दो दिए हुए कर्व आपस में जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं। तो कहने का अर्थ है ये कर्व ऐसे जो है आपस में जुड़े हुए होने चाहिए थे। इसका ये पॉइंट यहाँ पे आके ऐसे, सॉरी, ऐसे आके यहाँ पे मिला हुआ होना चाहिए था, तब हम कहते हैं जीरो लेवल कंटिन्यूटी है। लेकिन अगर मान लीजिए कर्व जुड़े हैं तो कर्व कुछ इस तरह से भी तो जुड़ सकते हैं बेटा। सपोज करिए ये एक कर्व है और ये एक कर्व है, ठीक है। इसका इस ये जो, एक मिनट में दो अलग अलग कलर से ड्रॉ करता हूं तो शायद ज्यादा समझने में आसानी होगी। एक कर्व ये है और एक कर्व हमारा ये है। यहाँ देखिए रेड वाली लाइन और ग्रीन वाली लाइन इस पॉइंट पे आके ज्वाइंट हो रही है, ठीक है। इस वाले पॉइंट पे आके, इस वाले पॉइंट पे आके ज्वाइंट हो रही है। लेकिन यहाँ पे कंटिन्यूटी इसलिए नहीं कही जाएगी क्योंकि कंटिन्यूटी का मतलब, जीरो लेवल कंटिन्यूटी का मतलब होता है कि पहले कर्व का एंड पॉइंट और दूसरे कर्व का फर्स्ट पॉइंट एक साथ आके मिले, यानी एक कर्व ऐसे होना चाहिए था, यानी ये ऐसे होना चाहिए था, तब हम कहते हैं कि यहाँ इसमें कंटिन्यूटी एग्जिस्ट कर रही है। तो इस वाले जो ग्रीन और रेड लाइन से मैंने लाइन कर्व बना के आपको कंटिन्यूटी दिखाई है, उसमें कंटिन्यूटी एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि जो हम कंटिन्यूटी पढ़ने जा रहे हैं और जो कंडीशंस पढ़ने जा रहे हैं, उन कंडीशंस को यूज करके हम चेक कर पाएंगे कि जिन दो कर्व को हम जोड़ करके एक बड़ा कर्व बना रहे हैं, या यूं कहें एक बड़े से कर्व को हमने पीस वाइज पॉलिनोमियल क्यूबिक स्प्लाइन कर्व में रिप्रेजेंट करके एक बड़े से कर्व को बनाने की कोशिश की है, क्या उन कर्व में कंटिन्यूटी है या नहीं है। उसी को चेक करने के लिए हमें आगे बहुत सारी कंडीशंस पढ़ेंगे। अब इस कंडीशंस की बात करेंगे, पहले हम ये समझते हैं कि व्हाट इज कंटिन्यूटी। क्या देखिए डेफिनेशन में कह रहा है, ए बिग क्वेश्चन कम इन माइंड व्हेन वी ज्वाइन टू पीस वाइज पॉलिनोमियल पैरामेट्रिक कर्व। देखिए वहां भी या फिर वही बात कर रहा है, वी ज्वाइन टू, दो पीस वाइज पॉलिनोमियल पैरामेट्रिक कर्व। आपके पास दो छोटे छोटे कर्व थे, दोनों कर्व कैसे थे, क्यूबिक पॉलिनोमियल थे या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल थे, ठीक है। टू पीस वाइज पॉलिनोमियल पैरामेट्रिक कर्व। अब हमारे पास सवाल आता है डेट हाउ टू स्पेसिफाई द स्मूथनेस ऑफ कर्व। अगर हमने उन दोनों कर्व को जोड़ दिया तो हम कैसे स्पेसिफाई करेंगे कि उसमें स्मूथनेस है, ठीक है। तो सो टू इंश्योर, देखिए हम यहाँ स्मूथनेस को स्पेसिफाई करने की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मैं स्टार्टिंग डेफिनेशन में बताया था कि कई सारे पॉइंट को यूज करके बना हुआ शेप कर्व कहलाता है। अगर उसमें स्मूथनेस है तो उसमें स्मूथनेस होनी बहुत जरूरी है, इसलिए स्मूथनेस को स्पेसिफाई करने की बात कर रहा है। सो टू इंश्योर ए स्मूथनेस transition from one section of a piecewise parametric curve to the next, we have two approach which determine the smoothness of curve. तो अगर हमें दो कर्व को हमने अगर जोड़ना है, ज्वाइंट करना है और उस ज्वाइंट पे हमें चेक करना है कि उसमें स्मूथनेस है या नहीं है, उस दोनों कर्व के बीच में कंटिन्यूटी है या नहीं है, तो उस कंटिन्यूटी को चेक करने के लिए हमारे पास दो अप्रोच हैं। पहला अप्रोच है पैरामेट्रिक कंटिन्यूटी और दूसरा अप्रोच है ज्योमेट्रिक कंटिन्यूटी, ठीक है। तो पैरामेट्रिक कंटिन्यूटी भी हम कई कई तरह से चेक करते हैं, जैसे जीरो ऑर्डर पैरामेट्रिक कंटिन्यूटी, फर्स्ट ऑर्डर पैरामेट्रिक कंटिन्यूटी, सेकंड ऑर्डर पैरामेट्रिक कंटिन्यूटी। देखिए शब्द सही लग रहा है, कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी का मतलब जैसा पहले वाले कर्व में जो सिचुएशन थी खत्म होते होते कर्व के, वैसी ही सिचुएशन नए वाले कर्व में शुरुआत में होनी चाहिए, तभी तो हम कहेंगे दोनों कंटिन्यूअस एक दूसरे के। जैसा कि आपने इस कार वाले एग्जांपल में आपने देखा होगा, अगर सपोज करिए मैं एक कर्व प्लॉट करूं, मैंने एक कर्व प्लॉट किया, ठीक, यहां तक एक कर्व था। अब दूसरा कर्व जो है हमने इसके आगे से कंटिन्यू किया,
आपको देखिए दो कलर दिख रहे होंगे, ग्रीन कलर का कर्व दिख रहा होगा, एक रेड कलर का कर्व दिख रहा होगा। इस ग्रीन और रेड कलर के कर्व को देखिए हमने एक पॉइंट पे यहां ज्वाइन कर दिया है, ठीक है। तो हम कंटिन्यूटी चेक करने का मतलब है पहले हम ये देखेंगे कि दोनों कर्व एक दूसरे से जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं, ये हमारी एक लेवल की कंटिन्यूटी हो जाएगी। अगले लेवल पे हम ये चेक करेंगे कि उन दोनों कर्व का जो ज्वाइंट पॉइंट है, उन ज्वाइंट पॉइंट पे जो फ्लो है वो उस फ्लो का जो टेंजेंट वो सेम है या नहीं। कहने का मतलब उस कर्व, दोनों कर्व का जो एक कर्व का एंड पॉइंट है, दूसरे कर्व का स्टार्ट पॉइंट का जो डायरेक्शन है वो सेम है कि नहीं। तो अगर इसी कर्व की अगर बात करें, ज्वाइंट पॉइंट पे जो पहला वाला कर्व था, पहले कर्व का एंड पॉइंट का जो टेंजेंट है, टेंजेंट मतलब उस कर्व के उस कर्व से अगर आप एक ऐसे लाइन ड्रॉ करिए, ये क्या कहलाता है, इसका टेंजेंट कहलाता है, ठीक है। तो अगर ये ग्रीन वाली जो कर्व है उसका टेंजेंट हमने लिया, इस डायरेक्शन में जा रहा है, और अगर मैं रेड वाली लाइन का रेड वाली कर्व का टेंजेंट लूं वो भी इसी डायरेक्शन में जाएगा। यानी ये देखा जाए तो रेड वाले कर्व और ग्रीन वाले कर्व, इन दोनों कर्व का जो टेंजेंट डायरेक्शन है, यानी फ्लो की जो डायरेक्शन है, फ्लो का जो डायरेक्शन है वो क्या है, दोनों सेम है। तो अगले लेवल पे हम ये चेक करते हैं कि उसकी जो फ्लो है वो कैसी है, मतलब बिल्कुल कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो ओवरऑल कंटिन्यूटी में हमें यही सारी चीजें चेक करनी होती हैं। तो हमें जो कंटिन्यूटी हम चेक करते हैं किसी भी कर्व की, हम दो तरह से चेक कर सकते हैं, या तो हम पैरामीट्रिक कंटिन्यूटी को फॉलो करें या तो हम ज्योमेट्रिक कंटिन्यूटी को फॉलो करें। ओके, तो पैरामीट्रिक कंटिन्यूटी में भी हमारे पास 3 लेवल्स होते हैं, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर। और ज्योमेट्रिक कंटिन्यूटी में भी हमारे 3 लेवल्स होते हैं, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर। थैंक यू। हाँ ठडियर, माइक ऑन कर लो। ठडियर कर लिया? ठडियर, कंटिन्यूटी का मतलब समझ में आया कि जब दो कर्व को हम जोड़ रहे हैं तो उन दो कर्व के बीच कंटिन्यूटी चेक करने का क्या मतलब है। एक बार ये वीडियो दोबारा से देखो, एक बार दोबारा से वीडियो देखो। यहाँ पे देखो दो कर्व आपको दिख रहे हैं, जिसमें से पहले कर्व का एंड पॉइंट रेड कलर का है, दूसरे कर्व का स्टार पॉइंट ब्लू कलर का है, लेकिन दोनों कर्व एक दूसरे से ज्वाइंट नहीं है। तो हम ये कहेंगे यहाँ पे जीरो लेवल कंटिन्यूटी एग्जिस्ट नहीं कर रही है। हम फर्स्ट लेवल कंटिन्यूटी की बात तब करेंगे जब जीरो लेवल सेटिस्फाइड होगा। तो जब यहाँ जीरो लेवल नहीं सेटिस्फाइड है, जब कर्व जुड़ा ही नहीं है, तो हम उसमें उसकी स्मूथनेस की तो बात करेंगे ही नहीं। तो हमने जीरो लेवल कंटिन्यूटी में देखा कि वो दोनों कर्व एक दूसरे से जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं। अब फर्स्ट लेवल कंटिन्यूटी में देखिए, फर्स्ट ऑर्डर कंटिन्यूटी में, अब यहाँ देखिए फर्स्ट ऑर्डर कंटिन्यूटी में दोनों कर्व जुड़े हैं, यानी फर्स्ट ऑर्डर कंटिन्यूटी के लिए जरूरी है जीरो ऑर्डर कंटिन्यूटी फॉलो हो, और फर्स्ट ऑर्डर कंटिन्यूटी में हम दोनों कर्व की डायरेक्शन देखते हैं। तो दोनों कर्व का जो डायरेक्शन है, फर्स्ट कर्व का एंड पॉइंट का और सेकंड कर्व का स्टार्ट पॉइंट का जो डायरेक्शन है, जो टेंजेंट है, वो सेम होना चाहिए, ठीक है। जो हमारे सेकंड ऑर्डर की कंटिन्यूटी है उसमें देखिए क्या होता है, हम स्मूथनेस की बात करते हैं। जो फ्लो है कर्व का, जहां पे वो कर्व खत्म हो रहा है और दूसरा कर्व जहां से स्टार्ट हो रहा है, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि ये पता ही ना चले कि दोनों कर्व को जोड़ा गया है। तो ये हम चेक करते हैं सेकंड लेवल कंटिन्यूटी में, ठीक है। तो इस तरह से हम देखो, हम 3 तरह की कंटिन्यूटी पढ़ते हैं पैरामीट्रिक कंटिन्यूटी में, जीरो ऑर्डर पैरामीट्रिक कंटिन्यूटी, फर्स्ट ऑर्डर पैरामीट्रिक कंटिन्यूटी एंड सेकंड ऑर्डर पैरामीट्रिक कंटिन्यूटी। अब किसी का कोई डाउट, कोई क्रॉस क्वेश्चन है पूछो, 2 मिनट और बचे हैं, इसके बाकी जो टॉपिक है मैं कल डिस्कस करूं। हेलो ठडियर, कोई क्वेरी है तुम लोगों की? ठडियर, एनीवन, कोई क्वेरी हो पूछ लो। अरे सब हो भी यहाँ की, मतलब बस जूम से कनेक्ट हो के चले गए खाना पीना करने। यस सर। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी जो मैंने कंटिन्यूटी बताया
कंटिन्यूटी में कोई डाउट हो आपको, ठीक है, या तो अभी मैंने ये जो आपको इंटरपोलेशन और अप्रोक्सीमेशन बताई, इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। सब क्लियर है सबको? चलो फिर आज का लेक्चर फिनिश है तब, क्योंकि एक मिनट से कम ही समय बचा है, इसमें कुछ हो नहीं पाएगा। अटेंडेंस का स्क्रीनशॉट ले लो।